श्री कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी। ये बेसिकली इसलिए थी क्योंकि उनको मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है कि वो गणेश जी को बड़ा पूछते हैं। गणेश जी की भी 2 वाइफ्स थी। रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि रिप्रेजेंट करती है मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, सिद्धि रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल ग्रोथ। फिर आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ आईआईटी का। एज एन आईआईटीएन यू सी वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड। करेक्ट। लेकिन मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी का एक बीज तो था ही। तो मुझे एक बहुत क्लियर डिफरेंस दिखा। स्पिरिचुअलिटी जोड़ने की बात करती है और साइंस तोड़ने की बात करती है। आप किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए उसको पहले तोड़ देते हैं, फिर देखते हो उसके छोटे मॉलिक्यूल में क्या है। अमूल के इनिशियल फाउंडिंग टीम के मेंबर कौन थे? उनके फाउंडिंग टीम में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना पुराना है अमूल? रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लीगल बाबा शो पे। कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कैसा चल रहा है सर? बहुत अच्छा। काम तो जैसा है वैसे चल रहा है, लेकिन इंटरनल एवोल्यूशन बहुत हो रहा है। और जैसे जैसे मैं आप जैसे लोगों से बातचीत ज़्यादा बढ़ रही है, वैसे वैसे ये भी समझ में आ रहा है कि बातें इतनी इंटेंस है कि कम बातें करना फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा बातें करनी पड़ेंगी। तब समझ में आएगा कि वास्तविकता में हमारे अंदर की यात्रा क्या है। करेक्ट सर, करेक्ट। बड़ी स्पिरिचुअल बातें करते हैं सर आप। मैं आपके साथ बैठा कुछ देर पहले, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ। कुछ चीजें मैंने रियलाइज करी कि हाँ, मतलब जो आप बोल रहे हैं, इट इज समवेयर कनेक्टेड टू एनी ऑफ द फेजेस ऑफ द लाइफ। राइट। तो सर, आप स्पिरिचुअल बिजनेस कोच हैं, राइट? बट ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों के लिए, मेरी जनता के लिए भी, काफी लोग आपको जानते होंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए नया कॉन्सेप्ट है। नहीं जानते। हाँ, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। बहुत लोग नहीं जानते। बहुत लोग नहीं जानते। तो आप उन बहुत लोगों के लिए एक्सप्लेन करो, ये स्पिरिचुअल बिजनेस कोच आखिर है क्या? ओके, एक शब्द में बोलता हूं। पहला चीज, बिजनेस स्पिरिचुअल होना और स्पिरिचुअलिटी बिजनेस होना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। ओके। मैं भी जब इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डालता हूँ और ये बातें करता हूँ और लिखता हूँ स्पिरिचुअल बिजनेस कोच, तो लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को बिजनेस बना दिया। ओके। ऐसे शब्द भी आते हैं, आपने धर्म को धंधा बना दिया है। बहुत बार ऐसे शब्द आते हैं, लेकिन धर्म धंधा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी बिजनेस नहीं है। लेकिन धंधे को स्पिरिचुअली ही होना चाहिए, यानी कि आपका व्यवसाय आध्यात्मिक ही होना चाहिए। ये वास्तविकता में भारत की आत्मा में हम भूल गए, बस इतना ही है। अगर साधारण भाषा में बोलो, बिजनेस स्पिरिचुअलिटी बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस स्पिरिचुअली ही होना चाहिए। ये बात को लेकर मैं बचपन से लेकर आज तक इसी बात पे जिया, और बातें शायद आज करनी शुरू करी हैं, लेकिन जिया ऐसे ही हो कि आपका जीवन ही स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं। तो अगर आपका जीवन ही स्पिरिचुअल हो गया, तो जहां आप हो वहीं मंदिर का जन्म हो जाता है। इसी को वास्तविक सन्यास भी बोलते हैं। आपको सन्यास लेके ऋषिकेश नहीं जाना है, आपको सन्यास लेके गंगोत्री नहीं जाना है। आपका बिजनेस ही सन्यास बन जाना चाहिए, आपका कर्म ही सन्यास। आप कुछ भी कर्म करते हो, आप आर्ट करते हो, आप सुबह उठ के बच्चों का ख्याल रखते हो, हाउसवाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप कुछ भी हो, आपके स्पिरिचुअलिटी उस काम में चली गई तो आप स्पिरिचुअल बन गए। तो व्यवसाय जब स्पिरिचुअल हो जाता है, उसी को योग बोलते हैं। ओके। तो जब कर्म स्पिरिचुअल हो जाता है तो कर्म योग बन जाता है। जब नृत्य स्पिरिचुअल हो जाता है तो नृत्य योग बन जाता है। उसी तरीके से अगर बिजनेस स्पिरिचुअल हो जाता है तो बिजनेस योग बन जाता है। इसको हम अपनी भाषा में बिजनेस योगा भी बोलते हैं, क्योंकि लोगों को बिजनेस योगा ज्यादा समझ में आता है कि बिजनेस में क्या योगा होता है। लेकिन अंदर से भाव को चेंज करना, फ्रॉम ओनली प्रॉफिट टू प्रॉफिट विथ पर्पस, वो स्पिरिचुअल बिजनेस। ओके। बट सर, इस बात को कैसे काउंटर करेंगे? लोग बोलते हैं धर्म को धंधा बना लिया है।
धर्म को धंधे के नाम पे चला रहे हैं। आई मीन हम्म, ये बहुत लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात है कि आजकल क्या हो रहा है कि स्पिरिचुअल गुरुज आ रहे हैं, बिजनेस कोचेज आ रहे हैं। मैं आपके ऊपर डायरेक्टली नहीं बोल रहा सर, बट ये क्लैरिटी बहुत जरूरी चाहिए जनता को, कि जनता के दिमाग में है ये चीज, ये फ्रेज है कि भैया इस इंसान ने, इस आदमी ने धर्म को धंधा बना के रखा हुआ है। तो आप मेरे को डायरेक्टली भी बोलो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी लोग बोलते ही। करेक्ट। आप अगर सच में स्पिरिचुअलिटी को धंधा बना रहे हो, हाँ। और अगर उसमें एक भी ऐसा बना रहा है, तो पूरी कम्युनिटी को खराबी हो रही है। करेक्ट। आपको पता है, रावण ने जब सीता का अपहरण किया, जी। तो वो ज्यादा अधर्म क्यों था? सीता का अपहरण करना ठीक है, अपने आप में अधर्म था, लेकिन वो बहुत बड़ा अधर्म क्यों था? किसी की धर्म पत्नी को इस तरह से देखना, वो तो गलत था ही, वो तो गलत था ही। ओके। लेकिन रावण ने जो अधर्म किया, वो अधर्म की चरम सीमा थी। क्यों था? क्योंकि वो साधु के वेश में गए थे। करेक्ट। यानी अगर साधु के वेश में जाके आप किसी की धर्म पत्नी को अपहरण कर रहे हो, तब आपने साधु की कम्युनिटी को एक्चुअली में कलंकित कर दिया। करेक्ट। तो अगर एक भी स्पिरिचुअल गुरु उसको बिजनेस बना रहा है, तो सारे के सारे ऐसे सोचने गलत बिल्कुल भी नहीं। क्यों, कैसे पता चले कि आप बस कैटेगरी में हो कि नहीं? करेक्ट। तो काउंटर करने की जरूरत ही नहीं। आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे या कुछ भी प्रश्न पूछोगे, रादर कोई भी मुझसे पूछता है, मैं कभी भी बाहर के वातावरण के ऊपर काम ही नहीं करता। मैं तो अंदर के वातावरण पे ही काम करता हूं। बिजनेस स्पिरिचुअली होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? आपका स्पिरिचुअलिटी का अर्थ क्या है? स्पिरिचुअलिटी का अर्थ बहुत सिंपल है, हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया। क्या भगवत गीता पढ़ना स्पिरिचुअलिटी है? हाँ और ना। क्या शिव सूत्र पढ़ना स्पिरिचुअलिटी है? हाँ और ना। हाँ और ना कौन डिसाइड करता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप भगवत गीता अगर इसलिए पढ़ रहे हो कि कल मुझे जाके स्टेज पे वो श्लोक बोलना है और लोग सुनेंगे और मेरी ताली बजेगी, यानी अपने अहंकार को एलिवेट करने के लिए कर रहे हो, तो भगवत गीता को पढ़ते हुए पाप कर रहे हो। अपमान है उस चीज का, वो अपमान है, आप पाप कर रहे हो। आप किसी भी चीज के वाय में जाओगे ना, तो शुद्धता वहीं पर है। कर्म में शुद्धता सिर्फ उसके पीछे के कारण में है। मैं कोई भी चीज क्यों करता हूं, वो उस चीज की शुद्धता डिफाइन करती है। करेक्ट। अब स्पिरिचुअलिटी का क्या अर्थ है? स्पिरिचुअलिटी का अर्थ सिर्फ अगर मैं दो पार्ट में बोलूं, तो पहला पार्ट ये है, अनकंडीशनल लव और सेल्फलेस वर्क। यही स्पिरिचुअलिटी है। अनकंडीशनल लव और सेल्फलेस लव, सेल्फलेस वर्क। ओके। एक्चुअली ये नॉर्मल जीना है, बाकी सब एबनॉर्मल है। ओके। अनकंडीशनल लव और सेल्फलेस वर्क के बाहर, इस दायरे के बाहर कुछ भी आता है, वो नॉन स्पिरिचुअल। ओके। तो इंसान पैसा कैसे कमाए फिर? सर ये तो मानते हैं ना, पैसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब हम सेल्फलेस वर्क करते रह जाएंगे, पैसा गोल है कि माध्यम है, उस पर डिपेंड करेगा। सेल्फलेस वर्क करने का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। रादर मैं तो बोल रहा हूं, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सीएसआर करना जरूरी है कि नहीं एक बिजनेस को? क्या वही स्पिरिचुअलिटी है? मैं तो बिजनेस करता हूं फिर सीएसआर कर देता हूं। तो मेरा आंसर सिंपल होता है, सीएसआर का फुल फॉर्म बता दो सर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है सर? मतलब अगर सपोज आप एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाते हो, उस गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि इतना परसेंटेज आपको सीएसआर में डालना है। ठीक है। यानी आपको दान करना है, आपको एनजीओ को देना है, जो कि गवर्नमेंट रखना है एनजीओ। ये तो गवर्नमेंट के हिसाब से करना है। करेक्ट। लेकिन आप ये इसलिए करते हो क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेट करती है। करेक्ट। आइडियली आपका बिजनेस ही ऐसा होना चाहिए कि वो करते करते ही स्पिरिचुअल हो जाए, करते करते ही सीएसआर करते। यानी कि अगर मेरा काम करते करते लोगों का भला हो रहा है, तो मेरा बिजनेस ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। करेक्ट।
ऐसा बिजनेस स्पिरिचुअल हो जाता है. सर मेरे को एक एग्जाम, आई एम सो सॉरी टू इंटरवीन सर. नो प्रॉब्लम. इफ आई टॉक अबाउट वन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ माय बिजनेसेस, तो मेरा एक बिजनेस ये कहता है कि मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूं अबाउट देयर लॉज एंड राइट्स. ठीक है, मैं उनको बता रहा हूं थ्रू माय वीडियोस, थ्रू माय एक्ट्स, थ्रू माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. अब मैं उनको ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एक आम आदमी को नहीं पता होती, एंड उनको लोग बेवकूफ बना के चले जाते हैं. तो मैं उनको एक ज्ञान दे रहा हूं किसी टाइप का. अब मैं उस ज्ञान से कुछ कंसल्टेंसीज भी ले लेता हूं. आप समझ रहे हैं सर? सो ये उस ज्ञान से, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो बनाई, वीडियो से किसी को कुछ पता लगा, ठीक है, किसी को और कुछ जानना है, वो दोबारा मेरे पास आएगा, देन आई टेक सम अमाउंट ऑफ फी कि आपको मेरे से बात करनी है, आप कंसल्ट करिए तो मैं आपको बताऊंगा. तो ये क्या स्पिरिचुअलिटी से अलग है या ये स्पिरिचुअल बिजनेस में ही आता है? ओके, मैं इसको ना एक कॉन्टेक्स्ट में प्ले करता हूँ जी. आप जो भी कर रहे हो वो पूरी चीज स्पिरिचुअल हो जाएगी जी. और आप जो भी कर रहे हो वही चीज नॉन स्पिरिचुअल हो जाएगी. करेक्ट. वो आपके वाई पर डिपेंड करेगा. करेक्ट. आपने जब लोगों को बताना शुरू किया वो लॉस जो कि उनको नहीं पता है, करेक्ट, और उसके कारण वो लोग कोई उनको बेवकूफ बनाता है या फिर उनका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, तो जब बताने का कारण आपका उनका भला करना था. करेक्ट. सेल्फलेस कारण था. सेल्फलेस कारण था सर उस टाइम पे. सेल्फलेस कारण जब होता है और वही रहता है तो वो एक्ट स्पिरिचुअल होता है. करेक्ट. फिर यूनिवर्स आता है बीच में कि भैया कब तक ऐसे करता रहेगा फ्री में काम. ठीक है. तो यूनिवर्स बोलता है कि ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए आई विल हैव टू गिव यू समथिंग. करेक्ट. तो यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है. करेक्ट. अब ये बातों का कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है, लेकिन ये तो लाइफ आपने भी जी है, मैंने खुद जी है. कंटिन्यूअस सेल्फलेस वर्क है. कभी भी प्रॉफिट के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि प्रॉफिट नहीं बना. आपको आगे से काम आता है. करेक्ट. आपने शब्द यूज किया मैं लेता हूं. जी. अब लेते नहीं हो, वो आता है. आता है. ज्ञान आत्मा का भाव है. अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ज्ञान आत्मा का भाव है. उसके लिए अगर कोई गुरु पैसे लेता है तो वो अधार्मिक है. ठीक है. ज्ञान के लिए सिर्फ दक्षिणा मिल सकती है. ठीक है. फीस नहीं मिल सकती. ठीक है. लेकिन मेथड के लिए आप फीस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि अब आप उसका कॉन्टेक्सचुअल एग्जांपल समझा रहे हो कि आपके कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे लगाना है. ओके. तो ज्ञान के लिए चार्ज करना इज नॉट द राइट थिंग, विच इज व्हाट यू आर डूइंग, इट इज परफेक्ट. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आपका पूरा काम, आप अब इसमें आपका एक बिजनेस मॉडल बन गया. करेक्ट. आपको लगा कि मैं इस तरीके से करता रहूंगा तो जितना मेरा टॉप ऑफ द फनल बढ़ेगा उतना मेरा बॉटम ऑफ द फनल में लीड जनरेशन होगा. करेक्ट. ये तो बाद में मेथड आया ना. मेथड तो फिट हुआ, किया तो किसी और कारण से था, सेल्फलेस वर्क के लिए. और सेल्फलेस वर्क ही कंटिन्यू रहना चाहिए आपके अंदर. अगर आपने अंदर पिवट कर दिया, अभी कमर्शियलाइज कर दिया आपने, इसको अंदर पिवट कर, कमर्शियलाइज तो अभी भी हो गया. हाँ. देखो यही माहीन अलग. मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये वीडियो इसलिए बनाऊंगा ताकि मेरे पास ये पैसा कंसल्टेंसीज आए, तब गलत हो जाएगा. तब गलत हो जाएगा. ओके. अब मैं आज ये बात कर रहा हूँ आपके साथ में, ये भी मेरा भी अवेयरनेस है. करेक्ट. लेकिन ये मैं कर क्यों रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ. पिछले 10 साल से भी कर सकता था मैं. करेक्ट. मैं तो बचपन से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने अब तक क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे क्लियर था कि अभी भी मेरी विजडम उस लेवल पे नहीं है कि आप मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछोगे और मैं उसका एकदम शुद्ध आंसर दे पाऊंगा. वो प्योरिटी से नहीं आएगा. करेक्ट. अब जब मैं ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें मैं नहीं हूं. ये जो शरीर है एक माध्यम है. आज इस समय शरीर में इतनी शून्यता है कि यूनिवर्स इज टॉकिंग थ्रू मी. करेक्ट. तो इस समय आपका प्रश्न आ रहा है और मैं आपके अंदर शून्यता देख पा रहा हूँ. प्रश्न भी आपका यूनिवर्स से आ रहा है और मैं अपने अंदर शून्यता देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आंसर भी यूनिवर्स से आ रहा है. किसके फायदे के लिए? जो ही सुन रहे हैं. ये एक्ट स्पिरिचुअल हो गया. करेक्ट. आपके एक्ट वही रहेंगे, आपका व्हाट वही रहेगा, आपका एक्शन वही रहेगा, आपका कर्म वही रहेगा. कर्म का कारण डिसाइड करेगा कि वो कर्म स्पिरिचुअल है कि नहीं. मतलब आप कह रहे हो कि एक इंसान सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब उसका करने का भाव
स्पिरिचुअल हो, कोई लालच ना हो उसमें। अब जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, करेक्ट। ये तो मेरा एक एग्जाम्पल था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान कुछ बेच रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसके मन का भाव ये होना चाहिए कि भाई मैं ये किसी की जरूरत पूरी कर रहा हूं, मैं अपना पैसा लेने के लिए नहीं कर रहा, ये बेच रहा। करेक्ट, तभी वो ग्रो करेगा, तभी वो सक्सेसफुल तभी होगा। वो इनफाइनाइट बनेगा। तो सर ये मंत्र बता दो लोगों को, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो अबाउट सच थिंग्स, बिकॉज लोग क्या करते हैं, यार मैं यहाँ चाइना से माल ले आया, वहां से माल लिया और मैं बेचूंगा उसको डबल दाम पे, पैसा कमाऊंगा। तो ये काम तो देखो, अब मैं आपको ना एक थोड़ा सा दिमाग में क्या होना चाहिए मैं लोगों आपको एक के? कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है, जरा समझ लेते हैं। बिल्कुल सर। इस संसार में ना 4 ही टाइप के लोग हैं, हम्म। कैटेगोरिकली 4 टाइप के लोग। करेक्ट। आप अपने आसपास देखोगे, आपको 4 ही मिलेंगे। हम्म। चाहे आप घर हो, चाहे आप बाजार में जाओ, चाहे आपकी दुकान चल रही है, चाहे आप किसी से मिल रहे हो, चाहे न्यूज चैनल पे जाओ, कहीं 4 ही टाइप के लोग हैं। एक है कैटेगरी ए, मैंने उसको ABCD बोला हुआ। कैटेगरी ए वो है जो अपना कर्म सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को गेन करने के लिए कर रहा है। ठीक है। उसके कर्म करने का कारण ही पैसा है, माया। पैसा है, बहुत क्लियर। आई एम डूइंग दिस ओनली एंड ओनली फॉर मनी। कैटेगरी ए के लोग जो होते हैं वो परमानेंटली दुखी रहते हैं। अच्छा। क्यों? उसका क्योंकि कारण में ही आंसर है। मटेरियल ऑब्जेक्ट का या मनी का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? मटेरियल ऑब्जेक्ट, घर ले लो, गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, वो जब तक आपके पास नहीं है तभी तक उसके अंदर आनंद होता है। जैसे ही मिलती है, गाड़ी खरीदते शोरूम से आपके घर पे आई ना, वो गैरेज में चली जाती है, उसका आनंद उसी समय खत्म हो जाता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है। उसी समय आपका मन बोलता है कि अब नेक्स्ट क्या। करेक्ट। अब जब तक नेक्स्ट मिलेगा नहीं, तब तक मैं वापस विचलित रहूंगा, दुखी रहूंगा। तो घर में हमेशा एक कमरा कम ही होता है। नेबर की गाड़ी आपसे बेटर ही होती है। आपको न्यूज पे या फेसबुक पे फोमो होता ही है कि यार वो कितना खुश है और मैं कितना दुखी हूं। एक्चुअली में ना तो वो खुश है ना आप खुश हो अगर आप ए पे बैठे हो, क्योंकि ए पे आदमी काम ज्यादा क्यों करेगा? अगर वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आपके हिसाब से वो काम ज्यादा क्यों करेगा? एसेट बढ़ाने के लिए सिर्फ, और कोई कारण ही नहीं है। अब एसेट्स जो हैं दे फॉलो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स में लॉ है। यानी कि जितना ज्यादा मिलता है उसकी वैल्यू उतनी डेप्रिशिएट कम हो जाती है। कम हो जाती है। आपके माइंड में उसकी वैल्यू रहती नहीं है। पैसा जब शुरू में कमाना शुरू किया था, तब मन में सोचते कि महीने का अगर ₹1,00,000 आ गया ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। करेक्ट। फिर लाख आया, लाइफ तो सेट नहीं हुई। लाख का 3 लाख हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। 3 का 10, 10 का 20, 10 का 50, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि लाइफ सेट ही नहीं हो रही है। करेक्ट। फिर आप क्वेश्चन ये पूछोगे, यार मैं कर क्यों रहा हूं, मैं जी क्यों रहा हूं, मैं आया क्यों, मेरा करना क्या है मुझे? कि उन लोगों को आता है जो ए पे ऑपरेट करते हैं। ओके। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सॉरी उल्टा क्वेश्चन पूछता नहीं सर प्लीज ना पूछिए। आपको क्या लगता है कितने लोग ए पे बैठे हैं दुनिया में? मोस्ट ऑफ देम। तो करेक्ट। इसका मतलब अगर मोस्ट ऑफ द लोग ए पर है, इसका मतलब मेरे घर पे मेरे माँ बाप भी ए पर है, स्कूल में टीचर भी ए पर है, सिस्टम को बनाने वाले लोग ए पर है। यानी एक बच्चे का जन्म होता है और उसको हम ये बताना शुरू कर देते हैं कि पढ़ ले नहीं तो समोसे बेचेगा, पढ़ाई कर ले ताकि नौकरी लग जाए, घर पे ही बोलते हैं। फिर टीचर जाती है, टीचर भी यही बोलती है। करेक्ट। तो बच्चे की नर्चरिंग ऐसी हो जाती है कि पढ़ाई करना क्यों है? क्योंकि ताकि मैं कमा सकूं। महात्मा गांधी ने कहा था जिस दिन पढ़ाई करने का कारण कमाना हो गया ना, उस दिन आपने उस नस्ल का ही नाश कर दिया। ये हो चुका है। इसीलिए आप बाहर देखते हो इतने लोग दुखी बैठे हुए हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। मैं तो डिप्रेशन की मतलब जो काउंसलिंग करने जाता है ना, वो काउंसलर ही खुद डिप्रेशन में है। तो वो क्या काउंसलिंग करेगा मुझे पता नहीं, वो खुद ही पे बैठा है। करेक्ट। सो आइडिया इज कैटेगरी ए पे जो लोग हैं वो दुखी होते हैं। करेक्ट। लेकिन कुछ लोग ए से बी पे शिफ्ट होते हैं। करेक्ट। बी पे क्या होता है? बी पे वो लोग होते हैं जो कि
अपने काम में ही खुशी ढूंढ लेते हैं। यानी उन्हें खुशी तभी मिलती है जब वो काम कर रहे होते हैं। ए वाले लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। बी वाले लोग काम खुशी क्यों चाहिए। करते हैं? क्योंकि उनको काम में खुशी मिलती है। एक्चुअली ए बी सी डी कुछ भी हो, आदमी काम खुशी के लिए करता है। करेक्ट। उसको लगता है कि उसको खुशी पैसे में मिल जाएगी, तो उसके पीछे भागता रहता है। बी वाले लोग काम में खुशी ढूंढ लेते हैं। अब बी वाले लोगों के लिए एक आनंद का स्टेट बढ़ जाता है। जब वो काम की स्थिति में होते हैं ना, तब वो भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता वो कहाँ बैठे हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा बनना शुरू हो जाता है। करेक्ट। उनको, मैं तो कितने एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, मेजॉरिटी लोग बी पे बैठे रहते हैं क्योंकि उनको ना काम करने में ही मजा आ रहा है। करेक्ट। अब जैसे ही थोड़ी दुकान बड़ी होती है ना, तब क्या होता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आना शुरू होता है। ये मैनेजमेंट करो, ये प्रोसेस बनाओ, तो बोलती है कहाँ फंस गया है, मैं छोटा ही अच्छा था। अब बी वाले की तकलीफ क्या है, वो बड़ा होना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको अपनी छोटी दुकान में ही मजा आ रहा है। अब इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा तो ग्रो नहीं करेगा, ये उसको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ हिम वर्किंग ऑन हिज वर्क, वो ऑटोमेटिकली कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि मैं काम में मजा आ रहा है, काम आनंद ले रहा है, तो कस्टमर अपने आप आ रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। बी पे प्रॉब्लम कुछ और हो जाती है। बी पे खुशी रहती है, करेक्ट, लेकिन आदमी बी पे कंटिन्यूसली चैलेंज ढूंढता रहता है। नया चैलेंज, नया चैलेंज, नया चैलेंज। बी वाले लोग ज्यादा दुखी नहीं होते। ऑफिस में टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी होगा तो फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को तो काम करने में मजा आ रहा है। ए वाले लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करते रहते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बी वाले लोगों को इस फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बी वाले लोगों का लॉन्ग टर्म में जाके एक दुख का कारण बनता है, क्योंकि चैलेंज ही खत्म हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल लो, कोई अगर सपोज प्लेयर है, चेस प्लेयर, शुरू में चेस खेलने में मजा आता था, फिर बोला यार खेलना तो आ गया मुझे अभी, अब जरा कंपटीशन में जाते हैं, क्योंकि वो घर पे खेलने मजा नहीं आ रहा है। करेक्ट। अब मैं गया कंपटीशन में, अपने स्कूल के कंपटीशन में। अब स्कूल में मैं टॉप हो गया, अब स्कूल के कंपटीशन में मजा नहीं आ रहा है, अब ज्यादा चैलेंज चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में गया। अब डिस्ट्रिक्ट में शुरू में मजा आया क्योंकि चैलेंज मिला ना मुझे, कोई टक्कर का मिला, तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन वहां पर मैं टॉप कर गया। अब डिस्ट्रिक्ट में क्या खेलना, गली क्रिकेट की बात हो गई मेरी तो। फिर मैं नेशनल खेला, फिर इंटरनेशनल टॉप किया, फिर एक स्टेज आया, मैंने वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अब वर्ल्ड चैंपियन बन गया तो मतलब कुछ किसी के साथ खेलूंगा तो मजा ही नहीं आएगा ना। करेक्ट। तो अब मेरा चैलेंज खत्म हो गया। तो चैलेंज खत्म हो गया, तो बी वाले लोग जो यहाँ पहुंच जाते हैं ना, वो यूजुअली ए पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके। क्योंकि उनको अभी खुशी नहीं मिल रही है उस काम में, तो सोचते चल पैसे में ही खुशी ढूंढ लेता हूँ, हाँ। चल यहाँ ही ढूंढ लेता हूँ, चल यहाँ, तो वो वहां डिप्रेशन आता है उनका। जैसे बॉबी फिशर, एक्चुअली आफ्टर ही बिकेम वर्ल्ड चैंपियन, ही बिकेम मैड। करेक्ट। इसका मतलब बी से ए पे नहीं जाना था, बी से सी पे जाना था। अब सी कैटेगरी क्या है? सी कैटेगरी ही वो कैटेगरी है जो इस संसार को सुख देती है। ओके। इस संसार का क्रिएशन जो आज की डेट में हमारे यहाँ पर कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है ना, वो सी के कारण हो रहा है। ओके। अब क्या है वो कैटेगरी? अगर आप ए और बी में देखो, मेरी लाइफ का नैरेटिव क्या होता है। ए में मेरा नैरेटिव होता है कि दिस स्किल इज गिवन टू मी, ये स्किल मेरे को दिया है सो दैट आई कैन अर्न मनी फ्रॉम इट। करेक्ट। तो आई कैन अर्न मनी फ्रॉम इट। बी पे क्या होता है कि दिस स्किल इज गिवन टू मी सो दैट आई कैन एंजॉय इट। हाँ। सी पे नैरेटिव होता है बी का, दिस स्किल इज नॉट गिवन टू मी, दिस स्किल इज गिवन थ्रू मी। ओके। यानी कि मैं एक जरिया हूं, मैं एक माध्यम हूं, मैं एक जरिया हूं। अब मैं एक जरिया हूं, तो मेरे को जब जब मिल रहा था, तो अगर मैंने अपने पे आके रोक दिया, तो मैं दुख का कारण खुद ही को बना लेता हूं। जब मैंने उसको फ्लो करके देना शुरू कर दिया, तो मैं खाली रहता हूं और मैं सुखी हो जाता हूं परमानेंटली। तो जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर देना शुरू करते हो, आप एज ए प्रोफेशनल देना शुरू करते हो, आप एज ए आर्टिस्ट देना शुरू करते हो, तो आपकी सुख इनफाइनाइट हो जाती है। क्योंकि फिर यूनिवर्स आपको देता रहता है, आप आगे देते रहते हो, आप रुकते नहीं हो। अब आप रुकते नहीं हो तो वो यूनिवर्स आपको और देता है, क्योंकि आप रुक नहीं रहे हो, आप दे रहे हो। और यूनिवर्स तो ऐसे लोग ढूंढता रहता है कौन देगा। देना शुरू किया तो वो बढ़ना ही है, वो ग्रोथ आनी ही है। क्योंकि अब ग्रोथ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपको मजा आ रहा है, ग्रोथ इसलिए नहीं आ रही है कि आप बहुत बड़ी वैल्यूएशन क्रिएट कर रहे हो,
ग्रोथ इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे को देने में आनंद आ रहा है, हाँ और जब देने में आनंद आता है तो फिर मजा भी आना शुरू हो जाता है और वैल्यूएशन भी बन जाती है और वैल्यू क्रिएशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। करेक्ट। अमूल देख लेते हैं, अमूल का क्रिएशन क्यों हुआ था? अमूल के इनिशियल फाउंडिंग टीम के मेंबर कौन थे? हम में से किसी को भी नहीं पता। यही है सबसे बड़ी निमित्तता उसकी, क्योंकि जो फाउंडर है वो निमित्त हो गया, वो है ही नहीं, उसका क्रिएशन दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। उनके फाउंडिंग टीम में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा। हमको पता नहीं है। उनकी टीम में थे त्रिभुवन दास पटेल। ये दो नाम तो हमको पता ही नहीं है। ये इतना पुराना है अमूल? अमूल का नाम फर्स्ट नाम था अमूल्य। अच्छा। वो क्यों बना था? अमूल इसलिए नहीं बना था कि मेरे को बहुत पैसे कमाने हैं या फिर मुझे डेयरी बनानी है, मुझे कोऑपरेटिव बनानी है। वो बिजनेस नहीं बना था, वो एक सोशल इनिशिएटिव था। अमूल बना था क्योंकि पोल्सन डेयरी जो के ब्रोकर्स थे वो पैसे खा लेते थे और डेयरी फार्मर्स जो एक्चुअली दूध निकाल के देते हैं उनको पैसे नहीं मिलते थे। ओके। तो इनइक्वालिटी थी। अब इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, त्रिभुवन भाई हमारा एक ही मकसद है कि पोल्सन को निकालना ही पड़ेगा। तो डेयरी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, अपनी खुद की कोऑपरेटिव डेयरी, ताकि मुनाफा बिचौलियों की जगह तुम सबके पास है। अब अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ। तो इट स्टार्टेड एज ए फ्रीडम मूवमेंट। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, इसमें मुरारजी देसाई आए, सबने ये फ्रीडम मूवमेंट शुरू करी और हड़ताल पे चले, हम नहीं करें, हम दूध ही नहीं देंगे। अमूल आज की डेट का one of the most valuable food business organization है, bigger than Hindustan Lever in that business। इससे बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता। हाईली वैल्यूएबल, हाईली प्रॉफिटेबल, हाईली ग्रोथ, हर घर पे अमूल होता है। इट्स ट्रूली टेस्ट ऑफ इंडिया। इसका भाव वहीं पर था। अगर आज इंडिया ने एक ऐसा बिजनेस दिया है जो कि वर्ल्ड में गया है ना, वो अमूल ही है। ओके। और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि इतना स्ट्रांगली ग्रो किया है। और आज भी अमूल का ओनर कौन है? फार्मर्स, कोऑपरेटिव है। अच्छा। तो जब तक आप माध्यम नहीं बनते हो तब तक ऐसा इनफाइनाइट ग्रोथ नहीं आता। सर आप ABCD आपने बताया, राइट? ए वाले वो लोग होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, और अमूमन यही देखा गया है सर, अगर मेरी कोई बिजनेस है, मेरी कोई कंपनी है, या किसी की भी कोई कंपनी है बड़ी, उसमें काफी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते हैं। I mean, मैं चाहूंगा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मेरे साथ अगर जो काम कर रहा है वो बिल्कुल उस भावना से करे जो मैं सोच रहा हूँ इमोशनली, बट वो कनेक्ट नहीं हो पाते उस तरीके से, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। ठीक है सर? ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनके एम्प्लॉयज सिर्फ बोनस के पीछे भाग रहे हैं या पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हमारे धंधे के साथ। तो उन लोगों को कैसे डील किया जाए, उनको क्या बोला जाए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जी। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मेजॉरिटी लोग तो ये पर ही। तो सबसे पहले अगेन मैं वापस वही बोलूंगा, बाहर छोड़ देते, अंदर 3500 साल पहले चाणक्य बोल गए थे, यथा राजा तथा प्रजा। एवरीथिंग अराउंड यू इज योर रिफ्लेक्शन। आपके आसपास जो भी है वो आपका रिफ्लेक्शन। हाँ, वो रिफ्लेक्ट कब होगा वो आपके हाथ में नहीं है, रिफ्लेक्ट होगा जरूर। करेक्ट। तो पहले तो ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि उसको कैसे बदलूं। सोचना क्या है? खुद को कैसे बदलूं। ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ए वाले लोग हैं तो इसका मतलब मैं भी ए पे था तभी वो मेरे पास आया। करेक्ट। अगर मैं सी पे हूं तो मैं धीरे धीरे उसको भी सी बना दूंगा, समय लगेगा। तब तक का पेशेंस मेरा है। यात्रा तो लंबी है, छोटी तो है ही नहीं। तब तक कैसे जोड़ने का? कैसे से जोड़ने का, वो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, वो वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। इंसेंटिव देना पड़ेगा, हाँ देना ही पड़ेगा। सेल्स इंसेंटिव देना है, हाँ देना ही पड़ेगा। रिवॉर्ड रिकग्निशन देना है, देना ही पड़ेगा। साल के एंड में बोनस देना, देना ही पड़ेगा। दो ना, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि धीरे धीरे अपने को इतना शुद्ध रखो कि हम्म, मैं उसकी अशुद्धि मेरे अंदर नहीं आ जाए, जबकि मेरी शुद्धि उसके उसके अंदर अंदर चली जाए। समय लगेगा, पहले लीडरशिप टीम चेंज होगी, फिर धीरे धीरे उसके नीचे वाले लोग चेंज होंगे। क्योंकि श्री कृष्ण एक बात बोल के गए थे, बहुत ही सुंदर बात बोली थी उन्होंने। जब अर्जुन बहुत कॉन्वर्सेशन करता था मुझसे, तो एक कॉन्वर्सेशन बोला कि आप इतना कोशिश कर रहे हो दुर्योधन को समझाने की, इतना कोशिश कर रहे हो, इससे अच्छा आप लोगों को ही समझा दो, हम्म, वो तो आपकी सुनते भी हैं। तो बड़े मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, वो सब सुनेंगे, करेंगे कुछ नहीं। हम्म, क्योंकि जनता, प्रजा, या हमारे केस में आजकल एम्प्लॉइज, वो धर्म का पालन नहीं करते, वो सिर्फ अपने राजा का अनुकरण करते हैं, यानी करेक्ट, राजा को फॉलो करते हैं। तो अगर मुझे धार्मिक जगत बनाना है, तो मुझे राजा को ही धार्मिक बनाना पड़ेगा। हम्म, तो पहले वहां से शुरू करना पड़ेगा, फिर नीचे जाएगा। फिर वो पूछा कि अगर वो नहीं बन पाया तो कहता, महाभारत का युद्ध तभी तो हो रहा है, हम्म, क्योंकि जो नहीं बन पाया उसको तो निकलना ही पड़ेगा, करेक्ट, और जो बन सकता है उसको बैठना पड़ेगा। तो जब सम्राट युधिष्ठिर सम्राट बनेंगे तो धर्म ऑटोमेटिकली फैलेगा। हम्म, जब श्री राम बने तो राम राज्य ऑटोमेटिकली फैलेगा, क्योंकि राजा तो धार्मिक होता है, तो प्रजा को समय लगता है, लेकिन कभी ना कभी हो ही जाता है। तो शॉर्ट टर्म में हुक करने के लिए पैसा दो, शॉर्ट टर्म में हुक करने के लिए उनको वो भाषा में बात करो जो भाषा वो समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको उस तरफ लेकर जाओ जिस तरफ आपको उन्हें एक्चुअली में लेकर जाओ। ओके सर, ऐसे 5 बिजनेसेस बता दो जो स्टार्ट करने पर फ्लरिश करे, ग्रो करे, सक्सेसफुल हो, और जिससे औरों का भी फायदा हो, मतलब ऐसे जो किसी को स्टार्टअप करना हो। सब में ही हो सकता है, ऐसे 5 एग्जाम्पल दो ना सर। जिसके अंदर आप ब्यूटी बिजनेस बनाओ, बॉडी शॉप, जिसमें बॉडी शॉप एक एग्जांपल है, जिसमें ठीक है, पहला पहला ब्यूटी बिजनेस बना लो, और उसमें ये सोचो कि हम दूसरों को सुंदर बनाएं। अब उसमें सोचो कि मैं लव स्प्रेड कर रहा हूं, लव मैं स्प्रेड कर रहा कंपैशन स्प्रेड कर रहा हूं। ओके, हूं, मैं लोगों की सेल्फ एस्टीम को एक्टिवेट कर रहा हूं। यानी कि जब मेरे आज एक वुमन या फिर एक आदमी को हमेशा लगता है कि मैं कुछ कम हूं, आपका बिजनेस ऐसा माध्यम हो जाना चाहिए कि उसको मेरे पास आते ही उसकी सेल्फ एस्टीम एक्टिवेट हो, उसको लगे कि यार मैं कंप्लीट हूं। जब कंप्लीटनेस आप दोगे किसी को, तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। आज लोग बहुत इनकम्प्लीट फील करते हैं। करेक्ट, फूड बिजनेस लेते हैं, फूड बिजनेस में अगर आप पूर्ण रूप से दूसरे के बारे में सोच के करोगे काम, तो उससे बड़ा दान ही कोई नहीं है। सबसे बड़ा दान तो अन्न का दान है ना। आप बिजनेस बढ़ाओ ना, उसको दान, मन से दान दो, लेकिन प्रॉफिटेबल बनाओ। पैसा जग मार के आएगा, पैसा आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पैसा, आपको बिजनेस पैसे का कनेक्शन में समझाता हूं, क्यों बिजनेस पैसा कमाना चाहिए। बिजनेस पैसा इसलिए कमाना चाहिए क्योंकि जब बिजनेस पैसा कमाता है, तो उस पैसे से वो बिजनेसमैन क्या करता है, सैलरीज देता है। करेक्ट, सैलरीज देता है, तो उस सैलरी से वो आदमी जिसको सैलरी मिलती है वो क्या करता है, वो जाके खाना खरीद के लाता है। वही खाना किसको खिलाता है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खिलाता है। अगर ये अन्न अशुद्ध है, अगर ये धन अशुद्ध है, तो ये अन्न भी अशुद्ध हो जाएगा, और आप एक नस्ल को अशुद्ध कर दो। करेक्ट, मनी हैज द पावर टू कैरी एनर्जी। करेक्ट, यानी आपके अंदर का भाव आप ये क्यों कर रहे हो। अगर मैंने बिजनेस किया है जिसमें किसी का नुकसान हो रहा है या कोई दुखी हो रहा है, तो उसका दुख उस पैसे में चला जाता है। अब वो दुखी पैसा से जो अन्न आएगा वो भी दुखी हो जाएगा, और वो जो दुख आएगा वो आपके बच्चों के अंदर जाएगा। आप इमेजिन करो, इसे प्रॉफिट बनाओगे और यही पैसा आप दान करोगे, तो आप कितना बड़ा नुकसान करो सोसाइटी। इसलिए कहते हैं जो ऑनलाइन बेटिंग गेम्स चल रही है, सट्टेबाजी चल रही है, वो बड़ी एक गंदी एनर्जी लेकर आता है। अगर पैसा जीत भी जाते हो आप उसमें, तो भी घर बर्बाद हो जाते हैं। बिजनेस को पैसा कमाना ही पड़ेगा, शुद्ध बिजनेस को तो ज्यादा कमाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा, अर्जुन जब कुरुक्षेत्र की वॉर में थे, तो बोलते हैं कि अब तो ज्ञान योग से सब कुछ मिल ही जाता है, तो मेरे को इन सबको काय को मारने का, मैं जले जाता हूँ, आई गो टू, मैं अपना संन्यास लेता हूँ, शांति से बैठता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा था, पार्थ
तभी ये संसार अधर्मी चला रहे हैं। क्योंकि जो Correct. धर्म का ज्ञान जानता है, जो ये जानता है कि सच क्या है, सत्य क्या है, वो तो चला जाता है संन्यास लेकर। बिजनेस कौन चलाएगा? तो एक बिल्डर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार इतना परेशान हो गया हूं, ये इसको पैसा खिलाओ, उसको पैसा खिलाओ, यहाँ पर मतलब लाइजनिंग में पैसा डालो, कैसे करूं ये बिजनेस? दिल करता है रोज ही ना मर जाऊं, मैं बंद करके चला जाऊं। मैंने भी सेम ही चीज बोली थी। आप बंद करके चले गए ना, तो आप तो धर्म जानते हो, आप तो प्रेम जानते हो, आप तो कंपैशन जानते हो। आप चले गए तो फिर ये बिजनेस चलाने वाले लोग तो वही रहेंगे ना जो अधर्म ही कर रहे हैं। करेक्ट। तो धर्म स्प्रेड कैसे होगा इस दुनिया में? तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है, और धार्मिक बिजनेस को तो प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा। और उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए ना ईश्वर हेल्प करेंगे, यूनिवर्स हेल्प करेगा, वो तो डाउट ही नहीं है मुझे। करेक्ट। इसमें डाउट ही नहीं है। एक्चुअली जो बिजनेस धर्म से चला रहा है, जो बिजनेस अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस वर्क से चला रहा है, वो बिजनेस धार्मिक बन गया। और जब वो बन गया, वही भक्ति है। उससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं है, क्योंकि आप हर एक मनुष्य में ईश्वर का रूप देख रहे हो, और उसको आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो, आप उसको सेल्फलेस वर्क कर रहे हो, तो वो तो ईश्वर का रूप है ना। उससे बड़ी भक्ति क्या होगी? हर घर मंदिर बन जाएगा, आपका ऑफिस मंदिर बन जाएगा, फिर वहां पर आपका एक आंसू भी गिरेगा तो वहां पर श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। ये इससे, और जब आप ऐसी भक्ति करते हो तो आपको तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन लास्ट मिनट पे ना, तो जैसे द्रौपदी का वस्त्र बन के श्री कृष्ण आ गए थे ना, वैसे आ जाएंगे। इसलिए लेकिन पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है। पूर्ण श्रद्धा, साईं बाबा ने कहा था ना, दो ही शक्ति है, श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस। श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए, कर्म सेल्फलेस होना चाहिए, प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए। फिर जब प्रेम के भाव से और सेवा के भाव से वो कर्म करोगे, तो आपका सबसे बड़ा सीईओ तो खुद भगवान ही बन जाएगा। करेक्ट। फिर आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि ईश्वर ना बहुत ही प्यारे हैं। वो एक बड़ा सुंदर सा कविता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते। जब वो भीष्म पितामह नहीं रुक रहे थे, तो अर्जुन बेचारा लहूलुहान हो रखा था, तो श्री कृष्ण ने कहा जाए भाड़ में मेरा व्रत, उठाया वो पहिया और उसको बनाया सुदर्शन चक्र। तो भक्त का मान नहीं टलता। तो जब यही मेरी भक्ति बन जाएगी, तो मेरे को तो 100% कॉन्फिडेंस कुछ होने नहीं वाला। करेक्ट। ऐसा कर्म करने वाले लोग चाहिए, और ऐसा कर्म जो करता है, उसकी कर्म पूजा बन जाती है, उसका कर्म ही भक्ति बन जाता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी होती ही है। और यही प्रॉस्पेरिटी जगत को प्रॉस्परस करती है, यही प्रॉस्पेरिटी जगत के अंदर शुद्धता फैलाती है, यही प्रॉस्पेरिटी पूरे यूनिवर्स को अलाइन करती है। और यही प्रॉस्पेरिटी कलयुग से सतयुग की तरफ लेकर जाएगी अपने को, नहीं तो हम यहीं फंसे रहेंगे। सर तीसरा कोई बिजनेस? एंटरटेनमेंट बिजनेस, क्रिएटिविटी का धंधा। धंधा नहीं बोल सकते, बट भावना बोलो, धंधा, क्रिएटिविटी का धंधा बोलो, क्योंकि वो धंधे के अंदर जब तक शुद्धता नहीं गई ना, इस शब्द के अंदर, तब तक हम धंधे को और धर्म को अलग ही रखेंगे। धर्म पहली बात रिलीजन नहीं है, और धंधा गलत नहीं। धंधा इस वर्ड, इट्स अ वर्ड, हमने उसको अशुद्ध कर दिया है आज। क्रिएटिविटी का बिजनेस होना चाहिए, लेकिन बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिससे कि, अच्छा आज एक आम आदमी किसको फॉलो करता है? जो एंटरटेनमेंट फील्ड से होते हैं, इंडस्ट्री से होते हैं, उसी को मेनली, मोस्टली। आम आदमी ना तो किसी गुरु को फॉलो करता है, करेक्ट। आम आदमी ना तो किसी पॉलिटिशियन को फॉलो करता है, आम आदमी किसी भी
मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो नहीं करता। आम हम्म। आदमी रियली में फॉलो करता है ना, तो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस को फॉलो करता हम्म। है, आम आदमी एक एक्टर को फॉलो करता है, वो किरदार को फॉलो करता है जो प्ले कर रहा है। करेक्ट। आज गांधी जी की फिलॉसफी हम साबरमती आश्रम में तो पढ़ने नहीं जाएंगे, करेक्ट। कौन जाएगा? हम्म। फिलॉसफी तो गलत नहीं है, इंस्पिरेशन तो रॉन्ग नहीं है, प्यार की बातें वहां भी लिखी हुई है, सेल्फलेस वर्क की बातें वहां भी लिखी हुई है, लेकिन कोई जाएगा थोड़ी साबरमती आश्रम बुक पढ़ने के लिए। लेकिन गांधी जी की फिलॉसफी जब गांधीगिरी की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तो वो कंटेंट से बड़ा स्पिरिचुअल कंटेंट ही नहीं। कंटेंट तो एंटरटेनिंग ही होना चाहिए, लेकिन वो एंटरटेनिंग कंटेंट क्योंकि आत्मा को छूता है ना। अब उस एंटरटेनिंग कंटेंट के अंदर अगर भाव सही चला गया, तो आप कितनी जनता को सुधार दोगे एक सेकंड के अंदर। इट्स लाइक गंगा का स्नान कर लिया सबने वहां, वो थिएटर में वो कंटेंट चल रहा है, सब गंगा स्नान कर रहे हैं। फिर तो कोई भी धंधा हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, आप भावना ऐसी रखोगे तो फिर तो बीइंग एन एडवोकेट भी बहुत अच्छा बिजनेस है, बीइंग एन डॉक्टर भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो आपको Absolutely भावना right. ठीक रखनी है भावना। बस। अब एडवोकेट कर लेते हैं, चलो आपसे कनेक्टेड। एडवोकेट जो ए पे होगा, आपसे क्वेश्चन पूछना बता, जो ए पे होगा वो क्या सोच के कोई केस लेगा? पैसा, सिर्फ पैसा, कोई वो तो इंटेग्रिटी सामने नहीं, कुछ देखेगा नहीं। नहीं कि आदमी ये मर्डर है कि नहीं है, वो तो पैसा देके ले लेगा जी। ऐसे एडवोकेट बड़े सक्सेसफुल होते हैं। तब उसको सक्सेस को कॉपी करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मतलब गया संसार। जो बी पे होगा वो क्यों लेगा? अपनी खुशी के लिए वो कोई चैलेंज ढूंढेगा, इसमें ना ये बड़ा चैलेंजिंग केस जी, मजा आएगा जी। ऐसे तो पैसा नहीं देखेगा, वो चैलेंज देखेगा। जैसे किसी ने तो पीएल फाइल कर दिया, हाँ, इसमें वो मानता है कि ये पीएल सही है, करेक्ट, चैलेंजिंग पीएल है, एक नॉर्मल छोटी सी लड़की कर रही है, मैं हेल्प करता हूँ, अच्छा आएगा। एक मूवी आई थी जय भीम, बिल्कुल, जय भीम में वो देखिए आपने मूवी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें वो एडवोकेट उसका वो ट्राइबल वुमन का हेल्प करता है। करेक्ट। जो सी पे होगा वो क्यों लेगा? वो उसी भावना से लेगा सर कि इसकी मदद हो जाए। सी पे जो होगा और उसको कोई लालच नहीं होगा। सी पे वो जय भीम वाला एडवोकेट, हाँ, वो एक सीन है वहां, बॉनफायर चल रही है, और वो जो लेडी जिसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहा है, जिसके साथ वो फाइट कर रहा है अगेंस्ट द सिस्टम, वो पूछती है ना तो मेरे पास पैसे हैं आज, ना ही होने वाले हैं, आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज इट इज टू मच। आप तो मेरे साथ यहाँ भी बैठे हो, मेरे को खाना भी दे रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप क्यों कर रहे हो? तो एडवोकेट का आंसर ना उससे क्वेश्चन में जाता है, उससे पूछता है कि अच्छा तुम क्या करती हो? तो दे आर एक्चुअली वो सांप का कटा हुआ वो निकालते हैं, जहर निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछता है और वो बोलता है कि अच्छा तुम क्या करती हो? तो वो कहती है कि मैं तो ये जहर निकालती हूँ। जब तुम्हारे पास कोई जहर से ढसा हुआ आदमी आता है, तुम मुझसे पूछती हो कि पैसे हैं किसके पास? कहती नहीं, मैं तो नहीं पूछती, मैं तो पहले निकालती हूँ, बाद में देखा जाए, जो आएगा आएगा। आंसर रुकता नहीं है वहां पे, वो फर्दर बोलती है कि जिस पुलिस वाले ने मेरे पति को मारा है वो भी मेरे पास आएगा तो भी मैं निकाल। करेक्ट। ये है स्पिरिचुअल वर्क, माध्यम बन गए ना। अब यहां पर विवेक क्या बोलेगा? ये पुलिस वाला तो टेररिस्ट है। अब टेररिस्ट अगर डॉक्टर के पास आएगा तो उसका इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डॉक्टर को उसका इलाज इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर मेरे सामने ये कर्म ऑफर हुआ है तो मुझे बिना सोचे वो करना चाहिए, बिकॉज उसने जो किया है वो उसका कर्म, लेकिन उसके साथ जो मैं करता हूं वो मेरा कर्म है। तो ये निमित्तता जब हमारे जीवन में आएगी तब एक्चुअली में संसारी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। फिर आपको ऐसा कुछ अलग से स्पिरिचुअलिटी करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। आप गंगोत्री की तरफ फ्लो ही करो। मतलब सर कोई एक बिजनेस को अपना अपनी स्पिरिट देना, अपनी सोल देना किसी बिजनेस को, उसके अलावा कुछ ना सोचना, मतलब इंसान शादी भी ना करे और वो घर गृहस्थी वाली चीज भी ना बसाए, ऐसा ये किसने कहा? कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो कभी कुछ नहीं कहा सर, आपने इसको अज्यूम कर लिया सर। तो इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करिए ना सर। गृहस्थी चलाना इंपॉर्टेंट आश्रम है,
अच्छा, इम्पोर्टेंट आश्रम है। क्यों इम्पोर्टेंट आश्रम है? क्योंकि लोग सर आजकल इतना करियर ड्रिवन हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि पहले मैं अपना करियर बनाऊंगा, इतने डिजिट्स अपने छापूंगा, बैंक अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैं शादी करूंगा। ठीक है, वो तो वो भावना सही है, गलत है, या फिर उसको गृहस्थी को अलग ही रखना चाहिए हमें, क्योंकि गृहस्थी भी बिना मुद्रा के चलती नहीं है। करेक्ट है। तो वो आपका थॉट रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब जिस कॉन्टेक्स्ट में पहले आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि मैं ये सब कुछ ना करूं, ऐसा नहीं है। वो तो आपकी यात्रा है, वो करनी ही पड़ेगी। ओके, वो आपकी यात्रा। और पॉइंट ये है कि गृहस्थी भी स्पिरिचुअलाइज करनी है आपको। जहां पर जब आप देना शुरू करते हो ना, हाँ, एज ए इंडिविजुअल, मैं तो बाहर की दुनिया को देख ही नहीं रहा हूं, खुद को देख रहा हूं। एज एन इंडिविजुअल जब देना शुरू करते हो ना, तो हर जगह आप रिसोर्स बन जाते हो। आप घर पे भी रिसोर्स बन जाते हैं। करेक्ट। घर पे दो टाइप के लोग होते हैं। एक घर पे जैसे ही वो डैड घुसते हैं घर में, तो सब के सब चुपचाप करके अपने कंपनी में चले जाते हैं। करेक्ट। एक घुसते हैं और उनके पास काम पे काम आते हैं, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो, मेरे को ऐसे करो, मेरे को ऐसे करो। इस मनुष्य ने अपने आप को रिसोर्स बनाया है, यानी माध्यम बनाया है, यानी वो खुशी का माध्यम है। जब वहां पहुंचता है तो खुशी आती है। किसी के पहुंचने से सन्नाटा आता है, तो वो सोचते कब जाएंगे तो शांति मिलेगी। आपका होना एक पुष्प की तरह हो जाना चाहिए, गुलाब के फूल की तरह। आप जहां वहां खुशबू फैला रहे हो। तो अब आप गृहस्थी में भी जियो तो खुशबू फैलाओगे, आप स्कूल जाओगे तो खुशबू फैलाओगे, आप अपना काम करोगे तो खुशबू फैलाओगे, आप बॉस बनोगे तो आप एक ऐसे बॉस होगे जो कि सबको सिर्फ खुशी देगा। आप खुद पे काम करो और बाकी सब करो, सब करो, कुछ नहीं रुकना है। हर चीज में जब आप वैसे हो जाओगे, जहां आप पहुंचोगे वहां स्पिरिचुअलिटी फैला दो। तो ये पूरी आंतरिक यात्रा है, इसमें एक्सटर्नल कोई कनेक्शन नहीं है। श्री राम ने भी विवाह किया था, करेक्ट, श्री कृष्ण ने भी विवाह किए थे, तो वो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हर चीज जो आप कर्म छोड़ के नहीं भाग सकते, वो भी कर्म है, गृहस्थी भी कर्म है। ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि एक सन्यासी वही है जो ब्रह्मचारी है। बिल्कुल नहीं मानता हूं एक सन्यासी वही है जो सबको छोड़ छाड़ के अपना आश्रम में चला गया है। मेरे हिसाब से तो उसने एक्चुअली कर्म के विपरीत कर्म किया है। वास्तविकता में सन्यासी वो है जो सब कर्म करता है, जो संसार डिसाइड करता है, लेकिन हर कर्म के पीछे उसके भावना से दो ही रहती है, मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ देने का। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया अमूल का, आपको ऐसे इंडिविजुअल्स के एग्जांपल ले लो जो कि बहुत ग्रो किए हैं एज अ पर्सनैलिटी, only because they had this thought of giving. Love all, serve all, give to all. ये स्पिरिचुअल फ्रेज नहीं है, ये सबसे बड़ा फ्रेज है, ये जीवन का फ्रेज है, लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो समझ में आएगा। प्रेम, सेवा और दान, ये एक्चुअली में आपका सबसे बड़ा जीवन है। ये सब नेचुरली नहीं आता है। हम मोह को प्रेम समझ लेते हैं, हम किसी को कुछ दान देने जाएं तो पहले फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। तो ये सब दान में ना मैं बहुत छुपा हुआ है, हर चीज में मैं छुपा हुआ है। करेक्ट। तो वो सेवा रही नहीं। सेवा वही है जहां पर मैं नहीं है। मैं है तो सेवा नहीं है, मैं है तो प्रेम नहीं है, मैं है तो दान नहीं है। मैं हटा तभी वो दान बनता है, तभी वो सेवा बनती है, करेक्ट, तभी वो प्रेम। सर ये बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, बिकॉज यू आर सो कनेक्टेड टू भगवत गीता। आप कहते हैं मैं पढ़ता हूं, मैंने ग्रहण कर रखा है उसको। ये मेरा सवाल नहीं है सर, मेरे को पता है इसका जवाब क्या है, बट आप इसका जवाब दीजिए जनता को, उन लोगों को जवाब दीजिए जो दूसरी कम्युनिटी से है ना, जो दूसरे रिलीजन से हैं, जो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इतनी शादियां क्यों करी थी। हमारे हिंदू धर्म में तो ये अलाउड नहीं है, बट श्री कृष्ण जी ने इतनी शादियां क्यों करी थी। अगेन कारण है, उसके पीछे का कारण क्या था। किसी के भले के लिए कुछ भी कर्म हो, उनको तो बचाना था ना। ये जो 16,000 वाइफ्स, वो एक्चुअली वो श्री कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी। तो 16,000 वाइफ्स
इसलिए थी क्योंकि उनको उन्होंने छुड़वाया था। अब जैसे ही छुड़वाया, किसी ने अपहरण कर लिया था, तो उन सब ने बोला कि छुड़वा तो दिया लेकिन मेरे को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वहां पे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना नाम देता हूं। करेक्ट। तो उनके करने का कारण क्या था वो समझना जरूरी है। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 16,000 वाइफ्स थी, ये बेसिकली इसलिए थी क्योंकि उन्हें समाज के कलंक से हटाना। क्या हुआ था सर ये 16,000 फीमेल्स के साथ? अपहरण हुआ था और श्री कृष्ण ने उनको छुड़वाया था। ठीक है। अब अपहरण हुआ और छुड़वाया तो उन सबका प्रश्न ये आया कि अभी छुड़वा तो दिया लेकिन मेरा समाज में एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा। कौन शादी करेगा? कौन शादी करेगा? कौन पूछेगा मुझे? तो श्री कृष्ण ने अपना नाम उनको दिया था एज ए पति कि मैं आपको अपना नाम देता हूं, तो आपका समाज में ये रेलेवेंस रहेगा, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, किसी को बोलना तो बोल देना मेरे पति श्री कृष्ण। तो कारण उसका कुछ और था। तो कारण शुद्धता देता है हर क्रिया में। तो ये जो बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कारण इंपॉर्टेंट है, कारण इंपॉर्टेंट है। आप कारण जाके देखो, आप एक्ट मत देखो। हम एक्ट कॉपी करते हैं, हम कारण तो देखते ही नहीं है। कई बार तुमको कारण पता भी नहीं होता है तो हम एक्ट कॉपी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्ट कॉपी करने से, यानी कि ये तो रिचुअल्स में भी ट्रू है, आप एक्ट कॉपी करने से अनुभव नहीं कर सकते। आपने अगर सोचा कि मैंने आचरण को कॉपी कर लिया तो मेरे को वही अनुभव हो जाएगा जो महावीर जी को हुआ या जो श्री कृष्ण को या बुद्ध को, नहीं होने वाला। क्योंकि अनुभव से आचरण का जन्म होता है, आचरण अनुभव का जन्म नहीं दे सकता। तो इसलिए पीछे कारण समझना बहुत जरूरी है। आचरण को देख के कॉपी करने से आपका कारण कुछ और होगा तो फिर तो। मेरे साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है कि कोई फीमेल आके बोलती है कि मेरे को किडनैप किया था, मैंने उनको जाके छुड़ाया। अब वो बोलेंगी कि भैया मेरे को कौन एक्सेप्ट करेगा सोसाइटी में, तो मैं उनसे शादी कर लूं अगर मैं शादीशुदा हूं ऑलरेडी। तो अब आज की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं सर, ये तो क्राइम भी है, बाइगेमी इज अ क्राइम जी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखो, हम हर चीज एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते जी। हर कॉन्टेक्स्ट में, उस समाज के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सेप्टेबल था। इस समाज के कॉन्सेप्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि श्री कृष्ण का मैनेजमेंट कॉपी करना चाहिए कि श्री राम का मैनेजमेंट कॉपी करना चाहिए। जो कॉन्टेक्स्ट में श्री कृष्ण ने एक्ट किया था वो कॉन्टेक्स्ट आज अवेलेबल नहीं है, तो उनका डायरेक्ट कॉपी करोगे तो आज के कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाएगा। तो दोनों विष्णु के अवतार थे जी। श्री राम ने जिस तरीके से एक्ट किया अपने कॉन्टेक्स्ट में वर्सेस श्री कृष्ण ने जो एक्ट किया अपने कॉन्टेक्स्ट में, दोनों में बहुत बहुत अलग अंतर था। बिल्कुल। श्री कृष्ण अगर आज जन्म लेंगे तो वो नहीं करेंगे जो उन्होंने पहले किया था द्वापर युग के अंदर, आज कलयुग के हिसाब से एक्ट करेंगे, क्योंकि आज कलयुग का कॉन्टेक्स्ट अलग है। बट सर, अग्नि परीक्षा तो सीता माता ने भी दी थी, इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो अग्नि परीक्षा सीता माता ने क्यों दी थी? कॉन्टेक्स्ट तो वही था, रावण ने छुड़ाया, रावण ने किडनैप किया। अब राम जी को भरोसा नहीं हो रहा जी कि सीता माता प्योर है या नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट ये रॉन्ग है, ये थॉट ही रॉन्ग। ओके। राम जी जब नीचे गए देखने के लिए कि संसार क्या देख रहे थे, कोई प्योर प्रेम का भाव है दोनों के बीच में, सीता माता और श्री राम के बीच में प्योर प्रेम का भाव है। उनको समझ में आया कि आप शंका नहीं कर रहे हो लेकिन सब लोग शंका कर रहे हैं। सहस्त्र रावण का जो कॉन्सेप्ट था, सहस्त्र रावण को पता नहीं है, बेसिकली सहस्त्र रावण सबके मन में जाके शंका डाल दिया था जी। अब सब शंका कर रहे हैं। अब राम जी ने कहा कि राम जी ने जाके सीता मैया से डिस्कशन किया कि ये तो शंका चल रही है, मुझे कोई शंका नहीं है लेकिन नीचे शंका चल रही है, तो कैसे दूर करें शंका को? तो उन लोगों को शांत करने के लिए इस प्रेम के भाव में अग्नि परीक्षा भी हुई और छोड़ के भी गई। इनका प्रेम तो कायम ही था। उसके बाद भी यज्ञ किया तो श्री राम ने सीता मैया की मूर्ति बनाई थी, प्रेम तो कायम ही था लेकिन मोह नहीं था कि मुझे तुम्हारा साथ ही चाहिए। अपने राज्य के भले के लिए तेरे को जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं सबको जाके समझा नहीं सकता। तो उन दोनों का डिसीजन था ये नहीं इन्होंने बोला जाना चाहिए, उन दोनों का डिसीजन था कि हमको ऐसे ही रहना चाहिए क्योंकि नहीं तो राम राज्य का क्या होगा। तो ये पूर्ण पुरुष ही कर सकता है,
ये किसी साधारण पुरुष की बस की बात भी नहीं, क्योंकि वो तो रिश्तों में मोह ही ढूंढता है, प्रेम नहीं ढूंढता। ओके, ठीक है सर, बट अब बिजनेस की बात करी जाए, स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस की बात करी जाए, मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है कि वो गणेश जी को बड़ा पूछते हैं, तो उसके पीछे क्या? तो गणेश जी को भी एक सिंबल की तरह देखना चाहिए। गणेश जी का सिंबल क्या है? गणेश जी एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक एंटरप्रेन्योर का, पूर्ण एंटरप्रेन्योर का रूप है। गणेश जी की बॉडी को स्टडी कर लेते हैं। एक हेड, लार्ज हेड, यानी कि विजडम से भरा हुआ है। विजडम और नॉलेज में फर्क होता है। विजडम आपके एक्सपीरियंस से आती है, विजडम आपके अनुभव से आती है। फिर उनकी ट्रंक, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, कि मैं फ्लेक्सिबल हूं, वो का एनवायरनमेंट, वॉलेटाइल एनवायरनमेंट, तो मैं फ्लेक्सिबल हूं। उनका एक दांत टूटा हुआ है, वो सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है। एक एंटरप्रेन्योर अनेक सैक्रिफाइस देता है लाइफ में। करेक्ट। उसका जीवन मोस्ट ऑफ द टाइम सैक्रिफाइस पे ही चल रहा होता है, और इतना अकेला होता है कि किसी को पता नहीं होता वो क्या क्या कर रहा है। फिर उनकी पॉट बेली, पॉट बेली रिप्रेजेंट करती है अडेप्टेबिलिटी को, कि मैं हर चीज को डाइजेस्ट कर सकता हूं, सुख दुख को डाइजेस्ट कर सकता हूं, डिफिकल्ट सिचुएशंस को डाइजेस्ट कर सकता हूं। फिर आते हैं उनके 4 हाथ। एक हाथ में है एक्स, जो कि डिटैचमेंट बताती है। दूसरे हाथ में है कमल, जो कि एनलाइटनमेंट बताता है। तीसरे हाथ में है हाथ जो ब्लेसिंग दे रहा है, यानी कि देने का भाव, गिविंग बताता है। और लास्ट हाथ में है मोदक, जो कि एक्चुअली फ्रूट्स बताता है, स्वीट बताता है, फॉर ऑल द गुड वर्क दैट यू डन। अब आता है, यहां तक बात खत्म नहीं हुई। उनकी 2 वाइफ्स, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की भी 2 वाइफ्स थी। 2 वाइफ्स, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि रिप्रेजेंट करती है मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, सिद्धि रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल ग्रोथ। यानी वो भी बोलते हैं कि अकेले मटीरियलिस्टिक से कुछ नहीं होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी और मटीरियलिज्म जब साथ में आएगा, और ये एंटरप्रेन्योर गणेश जी का ये जो रूप है, जब ये तीनों का मिश्रण होगा, तो 2 बच्चों का जन्म होगा, जिनका नाम है शुभ और दूसरा नाम है लाभ। शुभ लाभ तभी लिखते हैं, प्योर प्रॉफिट, सिर्फ लाभ नहीं लिखते हैं। शुभ लाभ का जन्म ही तभी होता है जब गणेश रूपी एंटरप्रेन्योर स्पिरिचुअलिटी और मटीरियलिस्टिक में, मटीरियल और स्पिरिचुअलिटी दोनों में प्रॉस्पेरिटी करता है। करेक्ट। सिर्फ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी से लाभ का जन्म होता है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी से शुभ का जन्म होता है, और तभी वो प्रॉफिट शुभ लाभ बनता है। ओके, बड़ी डीप बातें बता दी आपने सर। आपका भी कोई बिजनेस मॉडल है या फ्यूचर प्लान है कोई? हम तो बिजनेस ही करते हैं। कैसा बिजनेस मतलब? सो वी वर्क विद सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स। एम सिंपल है। अगर इस देश को देखो, इंडिया ने पिछले 50 साल, 75 साल या 100 साल में कितने इन्फोसिस को जन्म दिया, या कितने अमूल को जन्म दिया, गिनती में। कितने बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर? आज की डेट में 8.5 से 9 लाख रजिस्टर्ड एसएमईज जो बिजनेस है। तो उसमें से एक भी बिजनेस फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के बियॉन्ड जाता ही नहीं। थर्ड जनरेशन में बहुत गिनती के लोग जाते हैं। कोई भी बिजनेस ये नहीं सोचता कि मैं ग्लोबल इंपैक्ट कैसे करूं। तो मैंने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसऑर्गेनाइजेशन ने अपनी लाइफ डेडिकेट करी है इन एसएमईज को, जिनके अंदर हम ये शुभ लाभ को जन्म देके उसको ग्लोबल इंपैक्ट लेकर आए, ताकि भारतवर्ष के कम से कम नहीं तो 10 बिजनेस हमारी लाइफ में ग्लोबली ग्रो करें, जो कि वसुदेव कुटुंबकम के थॉट से, जो कि संसार को भला दे, और ये ब्रांड्स का जन्म हो जो कि वर्ल्ड ओवर ग्रो करे। इंडिया में प्रोडक्ट बनाते हैं लोग, इंडिया में ब्रांड नहीं बनाता है। ये ब्रांड्स शुद्ध ब्रांड्स होने चाहिए। ये वो ब्रांड्स होने चाहिए जो कि वास्तविकता में संसार को ग्रोथ दे, वर्ल्ड का भला करे।
और साथ साथ में इनफ प्रॉफिट कमाए कि ये सेल्फ सस्टेनिंग हो और सेल्फ स्केलेबल। दैट इज व्हाट वी डू। सर ऐसे कोई बिजनेसेस आपने जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हो उस पे या फ्यूचर में आना चाह रहे हो? बहुत सारे बिजनेसेस हैं। हम्म, आज पिछले 10-11 साल के अंदर मैंने खुद पर्सनली 16,000 एंटरप्रेन्योर्स को टच किया है 16,000। ओके। थ्रू वेरियस इंटरवेंशन, हम्म। जहां पर यही बातें जो आपसे मैं कर रहा हूँ वही बातें अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूप में हुई हैं। करेक्ट। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्पिरिचुअल बातें ही करते हैं, हमारी प्रोसेसेस बहुत स्ट्रांग है। द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव, कंट्री का बेस्ट टैलेंट है, मतलब उस टैलेंट का कोई कंपटीशन ही नहीं है, इतना Okay. अच्छा टैलेंट है। वी हायर फ्रॉम आईआईटीज, आईआईएम्स, राइट टैलेंट को ये शुद्धता देने से उनकी जब वो परफॉर्म करते हैं ग्राउंड पे तो उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अलग लेवल पे आता है। हम इस समय कम से कम 10 बिजनेस के साथ ऐसे डीपली कनेक्टेड हैं जिनको हम एक्चुअली में ग्लोबल ले जाने के रूप में है इसे। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ग्रुप हो गया एक हैदराबाद का, वाशी इंटीग्रेट सिस्टम हो गया, मुंबई वेस्ट है, वेरी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। लिसन लाइट्स हो गया। हम खुद का एक ब्रांड भी स्टार्ट कर रहे हैं हियर इन ब्यूटी स्पेस में, कॉल्ड एज नेचर फॉर नेचर, एन फॉर एन। ओके। और वो ब्रांड को हमने खुद ही इंसेप्ट किया है, इन्वेस्ट किया है। ये मिस्टर यश बिरला के ग्रुप से हमने साथ में इन्वेस्टमेंट लिया है और ये ब्रांड हम इतना बड़ा ग्रो करने वाले हैं कि इट शुड एक्चुअली स्प्रेड दैट वर्ड ऑफ कंपैशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो काफी बिजनेस में हम जुड़े हुए हैं आज की डेट में और आते रहेंगे जैसे समय बीतेगा। बट सर आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की कैसे शुरुआत करी थी, या आपको कैसे पता लगा कि हाँ यार मेरा तो यही काम है अब? तो स्पिरिचुअलिटी के दर्शन तो मुझे बचपन में ही हुए थे। आई एम प्राइमरीली फ्रॉम कश्मीर। अच्छा। तो मेरा जन्म जम्मू में हुआ था। तभी आप लाल सेब की तरह। मेरा जन्म जम्मू में हुआ था, लेकिन आई वाज बॉट अप इन कश्मीर। ओके। कश्मीर में कहाँ पे सर? श्रीनगर में। श्रीनगर में मेरी स्कूलिंग वहीं हुआ है। और कश्मीर में बड़ी स्पिरिचुअल जगह है। मैं भी बड़ा रहा हूँ सर कश्मीर, वकील कॉलोनी में। अच्छा। श्रीनगर के हाँ, डल लेक के वहीं है तो कटता। हम रहते थे बगात बरजुला में। ओके। तो मेरा बचपन वहीं पर बीता है और वो बड़ी स्पिरिचुअल जगह है। वहाँ शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। वहाँ पर एक बहुत बड़ी फिलॉसफी का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं कश्मीर शैविज्म। कश्मीर शैविज्म में शिव सूत्र आते हैं, उसमें तंत्र योग आता है, उसमें बहुत कुछ आता है, तंत्र आता है। कश्मीर शैविज्म से मुझे एग्जैक्ट नॉलेज तो वहाँ नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी मेरे ग्रैंडफादर मुझे हर दिन एक नई स्टोरी सुनाया करते थे। वो स्टोरी या तो उपनिषद से थी या फिर कश्मीर शैविज्म की बुक से थी, कहीं से थी। मुझे तब ये स्टोरीज अंदर जा रही थी। उन स्टोरीज के अंदर शायद वो नहीं दिख रहा था जो कि शायद अब दिखता है, लेकिन टच तो मुझे वहीं हो गया। फिर ये सब माइग्रेशन हुआ तो हम भी निकले वहां से। मुझे आज भी याद है वो मारुति 800 में हम निकले थे और वापस नहीं गए कभी। हम तो वेकेशन मनाने आए थे। तो दैट वाज आल्सो वन टाइम व्हिच एक्चुअली ग्रू मी फ्रॉम इनसाइड बिकॉज़ इट वाज अ ब्रेक। आपका घर छूट जाता है, आपका घर जल जाता है, आपका जो रूट्स जहां पर आपके थे वो सब छूट जाते हैं। करेक्ट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से जो आपसे बात करने का तरीका उनका बदल गया था। तो वो हिट हुआ था वो बचपन में कि ये क्या हुआ है लाइफ में। लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेंस शुरू से सीखा था तो एक्सेप्टेंस किया, आए। और मैं तो उसमें भी बहुत अच्छा ही देखता हूँ बिकॉज जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी ग्रोथ अलग लेवल पे हुई। फॉर्चुनेटली आई गॉट एडमिटेड टू स्कूल कॉल्ड एज डीएवी। ओके। दिल्ली में ही था, स्टेट डीएवी में, ईस्ट ऑफ कैलाश में स्कूल था। डीएवी इज दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल। वहां पर मेरे को इंट्रोडक्शन हुआ वेदों का। और चाहे बाकी क्लास के बच्चे वेदों में मजा नहीं आता उनको, मेरे को तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुआ था। तो वहां मेरा वेदों का इंट्रोडक्शन हुआ। तो स्टोरीज तो पहले माइंड में थी, लेकिन वेदों ने मुझे बहुत इंटरेस्टेड करी। तो मैंने उपनिषद पढ़ना शुरू किया, मैंने वेद पढ़ना शुरू किया, मैंने एक्चुअली बुक्स के अंदर टच होना शुरू हुआ। लेकिन जर्नी चलती रही। दिस वाज जस्ट माय इंटरनल ग्रोथ। मैं इसमें कुछ चीज किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा था। फिर आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ, आईआईटी का।
वहां पर साइंस बहुत स्ट्रांग थी, बिकॉज एज एन IITian यू सी वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड। करेक्ट। लेकिन मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी का एक बीज तो था ही, तो मुझे एक बहुत क्लियर डिफरेंस दिखा स्पिरिचुअलिटी जोड़ने की बात करती है और साइंस तोड़ने की बात करती है। आप किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए उसको पहले तोड़ देते हो, फिर देखते हो उसके छोटे मॉलिक्यूल में क्या है। आप तोड़ तोड़ की चीजों को समझते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जोड़ जोड़ की चीजों को समझती है। फिर भी वो चीज इतनी कनेक्ट नहीं हो रही थी, मेरे को लग रहा था ये दो अलग चीजें हैं, ये अलग है ये अलग है। फिर ISB गया, ISB में जैसी मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन हुआ, वहां पर चीजें जुड़ी क्योंकि पहली बार मैंने सारा का सारा मैनेजमेंट साइंस को स्पिरिचुअली देखा। तो मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनको एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम वर्ल्ड लिटरेचर। तो उन्होंने शेक्सपियर उठाया, शेक्सपियर में क्या लीडरशिप लेसन्स है, इमर्सन उठाया, अभिज्ञान शाकुंतलम उठाया, रामायण उठाई, ये ही एक्चुअल जीवन है। तो वहां पर समझ में आया कि नृत्य कला हो या नाट्य कला हो या फिर साइंस हो, सब में अगर आप चाहो तो स्पिरिचुअलिटी डाल सकते हो। और वहीं पर एक्चुअली में मैनेजमेंट विद स्पिरिचुअलिटी का मेरे अंदर जन्म हो गया। और ये 10 साल पहले की बात है? ये 20 साल पहले की 20 साल पहले की बात। और 10 साल पहले ये मैनिफेस्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट व्हिच आई रोट। मैंने एक्चुअली कंटेंट लिखा अलग फॉर्म का, उसमें लैंग्वेज ही अलग है। जैसे हम स्ट्रैटेजी वर्ड यूज नहीं करते, हम तीर्थ चक्र बोलते हैं। तीर्थ चक्र के अंदर मनन साधना क्रिया बोलते हैं। हम गणेश का जो मॉडल आपको बताया उसको एक्चुअली एस्टैब्लिश करते हैं। तो एक्चुअली ट्रांसऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मैं ये कंपनी एस्टैब्लिश करी, मैंने इस कंटेंट को ट्रांसऑर्गेनाइजेशन फॉर्म दिया। यानी कि ट्रांसऑर्गेनाइजेशन में जो लोग पढ़ने आते हैं वो वेस्टर्न मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, वो वेस्टर्न मैनेजमेंट की बेस्ट चीजें और इंडियन स्पिरिचुअलिटी की बेस्ट चीजें की कल्मिनेशन को पढ़ रहे हैं। तो सोच का जन्म वहां हुआ। बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो अभी मैं आपको पूरा नहीं बता सकता हूं, लेकिन वो सारे चीजें वहां जन्म हुई। और वहीं पर ये 10 साल पहले क्रिएट हुआ, क्यूरेट हुआ, सृजनता का जन्म वहां पे हुआ। जब वो सृजन हुआ, फिर उससे धीरे धीरे समृद्धि आएगी, इस भाव से शुरू किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा था अगले 50 साल में ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा। मैंने ये नहीं लिखा था अगले 5 साल का 5 ईयर प्लान किया। और मुझे पता था कि इतना लंबा जर्नी है, छोटा जर्नी नहीं है, 100 साल भी लग जाएंगे शायद इसको, लेकिन करना ऐसे है कि उसको हर दिन एक नई एनर्जी मिलती है। करेक्ट। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट की शोभा बढ़ा दी सर। हमें भी काफी ज्ञान इकट्ठा करने को मिला है आपसे। और मैं जानता हूं कि जो मेरी जनता है उनको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जो भी जनता आपसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहती है, स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहती है, तो नीचे मैंने कैप्शन में सर के सोशल मीडिया हैंडल्स दे दिए, आप जाइए, सबसे कनेक्ट करिए और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कुछ सीखने को मिला है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, इनफैक्ट इसी हफ्ते आएगी।